दोस्तों, क्या आपको कभी रफ़ी साहब के गीतों को सुनकर ऐसा लगा कि वो पूरी लगन से गीत नहीं गाते थे, या आपको लगा हो कि रफ़ी साहब का ये गीत सुनकर मज़ा नहीं आया, या आपको कभी ये लगा हो कि इस गीत में रफ़ी साहब और अच्छा गा सकते थे? हमें यकीन है ऐसा आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार जब किसी इंटरव्यू में आशा भोसले जी से पूछा गया कि उनका सबसे फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर कौन है, तो उन्होंने सबसे पहले किशोरदा का नाम लिया कि उनके साथ गाने में उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि किशोरदा का हंसी मजाक उनको बहुत पसंद था। उसके बाद उन्होंने मन्ना डे जी का नाम लिया और कहा कि मन्ना डे साहब क्लासिकल गायकी के मास्टर थे और क्लासिकल गीत वो इतना अच्छा गाते थे कि उनके साथ मुझे गीत गाने में सबसे ज़्यादा डर लगता था। आगे आशा जी ने कहा कि उनको हेमंत कुमार साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने कहा कि उनके जैसा सुर बहुत कम लोग ही लगा सकते हैं। पहले आप सुनिए उनके इंटरव्यू की कुछ झलक। मुझे किशोरदा के साथ गाने में बहुत मज़ा आता था, डुएट्स बहुत मज़ा आता था। उनका एक चुलबुलापन जो था वो खुद, और एक आर्टिस्ट के साथ क्लासिकल गाने में मज़ा आता था मन्ना डे के साथ, और एक आर्टिस्ट के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो थे हेमंत दादा। दोस्तों, आशा जी ने अपने साथी कलाकारों को बहुत इज्जत दी, और ये होना भी चाहिए कि एक कलाकार दूसरे कलाकार की कला की इज्जत करे। इस इंटरव्यू में उन्होंने 3 साथी गायकों का जिक्र किया, लेकिन जिनके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा गीत गाए थे, उस इंसान को वो कैसे भूल गई? जी हाँ दोस्तों, वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान थे रफ़ी साहब, जिनके साथ आशा जी ने लगभग 903 गीत गाए थे। आशा जी ने रफ़ी साहब के साथ हर रंग के गीत गाए, जिनमें चुलबुले गीत भी थे, दुख भरे गीत भी थे और खुशियों भरे गीत भी थे। अच्छा जी मैं हारी जलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, जाने कहाँ होके बाहर, जाने कहाँ होके बाहर आई। खुदा करे कि कयामत हो और तू। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ आशा जी के सुने हैं, उनमें सिर्फ उनको यही कहते सुना है कि रफ़ी साहब सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। वो स्टूडियो आते थे और अपना गीत गाकर चले जाते थे, और आगे वो कहती थीं कि रफ़ी साहब बस उतना ही गाते थे जितना म्यूज़िक डायरेक्टर उनको कहते थे। अपनी तरफ से रफ़ी साहब कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। यहाँ सीधे सीधे आशा जी का कहना है कि रफ़ी साहब उतने एफिशिएंट सिंगर नहीं थे। किसी गीत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, वो रफ़ी साहब को नहीं आता था। ये सारी बातें अपने आप में बहुत हैरान करती हैं। ये बातें हम ऐसी गायिका के मुंह से सुन रहे हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके उन सभी बातों का एनालिसिस या उन बातों की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं जो बातें आशा जी ने रफ़ी साहब की गायकी के बारे में कहीं। सबसे पहली बात कि रफ़ी साहब अपने गीतों में इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। वो कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। हीरोइन छोटी है, हीरोइन बड़ी है, हीरोइन बुढ़ी है, तो हमको चेंज करना पड़ता था। इस पर बात करने से पहले आप ज़रा ये गीत सुनिए। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले। दोस्तों, उम्मीद है आपने गीत सुन लिए होंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सभी गीतों में आपको कहीं भी लग रहा है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा जैसे पर्दे पर वो कलाकार खुद ये गीत गा रहा है? पर्दे पर हर कलाकार के हाव भाव और उसकी आवाज़ को अपने अंदर समा कर इस तरह से गीत को गाना कि लगे जैसे वही कलाकार पर्दे पर गा रहा हो, क्या ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है? आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अब दोस्तों, ज़रा इस गीत की कुछ पंक्तियाँ सुनिए। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। इस गीत के हर अंतरे को रफ़ी साहब ने 17 अलग अलग तरीके से गाया है। क्या ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है?
अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो अब ये गीत सुनिए। तारीफ करूं क्या उसकी। इस गीत में रफ़ी साहब ने तारीफ शब्द को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है। क्या ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है? तो चलिए अब राजकुमार फिल्म का ये गीत सुनिए जिसमें रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल ही बदल दिया था। हम भी तो आग में जलते रहे प्यार के शोल, हम भी तो आग में जलते रहे प्यार के शोल। क्या इसमें आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन दिखी? ऐसे न जाने कितने ही गीत हैं जिनमें रफ़ी साहब ने आगे बढ़कर संगीतकारों की कंपोजिशन में 4 चांद लगा दिए थे। क्या ये बात आशा जी की उस बात का खंडन नहीं करती जहां वो बोलती हैं कि रफ़ी साहब किसी भी गीत को उसकी मुकम्मल ऊंचाई तक नहीं पहुंचाते थे? लेकिन रफ़ी साहब का ये था कि वो कुछ अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करते थे। जैसे उनको जैसे गाना अभी नौशाद साहब ने सिखा दिया या ओपिनियन किसी ने भी सिखा दिया वैसा का वैसा वो गाते थे। और हम लोग क्या करते थे कि गाने को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते थे। रफ़ी साहब वो हैं जिन्होंने 40 सालों तक अपने गीतों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। रफ़ी साहब वो हैं जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की नींव रखी और जिनको सुनकर नए नए प्लेबैक सिंगर्स ने इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। जब अपने पसंदीदा प्लेबैक सिंगर्स का नाम आया तो आशा जी रफ़ी साहब का नाम कैसे भूल गईं? वो रफ़ी साहब जिनको गए हुए 45 साल हो गए और जिनके गीत आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं और जिनके गाने गाकर कई लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे रफ़ी साहब को कोई कैसे भूल सकता है? आशा जी कहती हैं कि उनको किशोर दा का चुलबुलापन अच्छा लगता है, लेकिन आपको याद दिला दें कि उन्हीं किशोर दा ने रफ़ी साहब की आवाज़ अपने लिए इस्तेमाल की। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा गीत रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए गाए हैं। जिन मन्ना डे साहब को आशा जी क्लासिकल का सरताज बताती हैं, वही मन्ना डे कहते हैं कि जैसा रफ़ी गा सकते हैं वैसे मैं कभी गा ही नहीं सकता। बहुत मिस करता हूँ उनको और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। और उसी तरह हेमंत कुमार जी ने अपनी कॉम्पोजिशन में रफ़ी साहब से बहुत से गीत गवाए, जबकि वो गीत वो खुद भी गा सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी आवाज़ हर रंग में ढल नहीं सकती। दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें कि आप आशा जी से सहमत हैं या नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।